तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज आप लोगों का पार्ट 2 और इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज आज क्या होगा आप लोग का समाप्त होगा, जिसको लिखा है पेयर एस बक। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग को पार्ट 1 में मैंने बताया है कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई का पार्ट 1 में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। और कभी कभी आप लोगों को बैकग्राउंड में साउंड आया हो तो आप लोग बैकग्राउंड साउंड पर ध्यान नहीं देकर आप लोग हेडफोन लगा कर क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। हेडफोन लगा कर यूज़ करेंगे, क्योंकि विदाउट माइक से मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा माइक मेरा ख़राब हो गया, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा था। चलिए आज हम लोग का इस पार्ट 2 में हम लोग अंत करेंगे, इसमें 9 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं। इससे पहले आप लोग को बता दें कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई जो पर्ल एस बक के द्वारा जो लिखा गया है, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था लेकिन लालन पालन इनका चाइना में हुआ था। 1938 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में। भारत आई हुई थी। भारत से पर्ल एस बक को बहुत प्रेम था। या भारत में 2 प्रकार के समूहों से मिलने के लिए आई थी और मिली हुई थी। और ग्राम के ग्रामीण समूहों से और शहरों के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों से, इन लोगों से ये मिलने के लिए आई हुई थी। भारत के शहरों के शिक्षित नौजवानों से मिलती है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी कि आज़ादी के लिए उनकी क्या योजना है, इसके बारे में ये बात करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं 9 नंबर पैराग्राफ। एंड दे यहाँ पे बोला गया यहाँ पे साफ यहाँ पे देखिए 9 पैराग्राफ दिया गया है ना। एंड देन यंग इंडिया सेड प्राउडली, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेज़ों ने वादा किया था वो तोड़ दिया था। आगे आपका क्या प्लान है, मैंने पूछा। यंग इंडिया सेड प्राउडली, यंग इंडिया ने गर्व से जवाब दिया, वी विल आवर सेल्व्स डिसाइड, हम लोग स्वयं फैसला करेंगे। वेदर वी विश टू फाइट इंग्लैंड साइड्स और अगेंस्ट हर, हम लोग स्वयं फैसला करेंगे कि हम लोग इंग्लैंड के तरफ से लड़ेंगे या इंग्लैंड के खिलाफ लड़ेंगे। ये इंग्लैंड ये फैसला ही नहीं करेंगे, या हम लोग स्वयं फैसला करेंगे। आइए 9 नंबर से शुरू करते हैं यहाँ पे। What they did not reckon on, यानी कि रिकॉन जो वर्ड है यह समझना या सोचना या मन में आना होता है। इसका मतलब what did they did not reckon on when the time came, जब समय आया, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए समय आया। was the सेवरी what जो भारतीयों के समझ में जो बात समझ में नहीं आई वह क्या थी, समझिएगा। was the savagery of नाजिज्म, जो जर्मनी का जो हिटलर था, नाजीवाजी। सेवेजरी का मतलब होता है यहाँ पे घोर निर्ममता, बर्बरता। वाज द सेवेरी ऑफ नाजिज्म एंड द एग्रेशंस ऑफ जापान इन एशिया, एशिया में जो जापान, और एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामक व्यवहार। एशिया में जापान के आक्रामक व्यवहार और जर्मनी के जो नाजी पार्टी थी, यानी कि नाजीवादी पार्टी थी, उसका द्वारा जो किया जा रहा था बर्बरता, भारतीयों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग किधर जाएं। ये भारतीयों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। आगे देखेंगे व्हेन द परसिव्ड, यानी कि व्हेन दे परसिव्ड का मतलब होता है कि सोचना या समझना। व्हेन दे परसिव्ड, जब भारतीयों ने सोचा या समझा, डैट दे मस्ट चूज़ बिटवीन द एक्सिस एंड द इंग्लिश, जब भारतीयों ने सोचा कि अब उनको 2 के बीच में से किसी एक को चूज़ करना है, एक का चयन करना है, एंड एक्सिस एंड द इंग्लिश, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, चुनना है। दे चूज़ द इंग्लिश, भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों को चुनना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के तरफ से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सिस का त्याग किया और उन्होंने जर्मनी का, हिटलर का त्याग किया और अंग्रेज़ों का चुनाव किया। अवेयर दैट द स्पाइट ऑफ मेनी इनजस्टिस दे वेयर, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, दे वेयर चूजिंग द बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बारबेरिज्म का मतलब होता है यहाँ पे क्रूरता, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे सभ्यता। ये भारत ने इंग्लैंड को चुना और वेयर, यानी कि उन्हें पता था कि डैट इन स्पाइट ऑफ मेनी इनजस्टिस, यानी कि अंग्रेज़ों ने हम पे बहुत अन्याय किया है, हम लोगों पे बहुत धोखा दिया और हम लोगों को जुल्म ढाया, यानी कि बहुत ज़्यादा शोषण किया है। भारत के लोग ये जानते थे, फिर भी इन लोगों के बीच आज
भारतीय लोग एक तरफ क्रूरता बार्बरिज्म था और दूसरी तरफ सिविलाइजेशन था। तो भारत के लोगों ने जर्मनी के क्रूरता को त्याग कर, उसको नहीं चूज़ कर अंग्रेज़ के सभ्यता को अन्याय के बाद भी भारत को यहाँ पे इंग्लिश को चुना। दे पोस्टपोन्ड का मतलब था स्थगित कर देना। दे पोस्टपोन्ड दिस देयर प्लान्स ऑफ द फॉर द फ्रीडम। भारत के लोगों ने अपनी आज़ादी की योजना को स्थगित कर दिया। गांधी जी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क विद इन हिज ओन कंट्री, लेकिन गांधी जी ने अपना काम बंद नहीं किया। गांधी जी मीन वाइल यानी कि यहाँ पे इसी बीच गांधी जी वर्किंग विद इन द हिज ओन वर्क, अपने ही देश में भारत की आज़ादी के लिए काम करते रहे। अनटिल द वार वाज ओवर, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो गया तब तक महात्मा गांधी जी भारत में ही भारत की आज़ादी के लिए काम करते रहे। And by the wisest mind in the England, understanding the new world, returned India to her people, in spite of all opposition from Englishmen and others। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि गांधी जी हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की आज़ादी भारत की आज़ादी के लिए काम करते रहे। एंड बाय देन, और तब तक, और बाय देन का मतलब होता है यहाँ पे तब तक। बाय देन द वाइजेस्ट माइंड इन इंग्लैंड के जो बुद्धिजीवी थे, वाइजेस्ट मैन यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति थे इंडिया के लोग, जो इंग्लैंड के जो बुद्धिजीवी थे, अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया को समझते हुए, रिटर्न द इंडिया टू द पीपल, भारत के उन लोगों को सौंप दिया, यानी कि भारत को आज़ादी प्रदान कर दी। एंड स्पाइट ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ इंग्लिश मैन, और अधिकांश जो अंग्रेज़ थे ना इसका विरोध किए, भारत को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे अंग्रेज़ थे विरोध, यानी कि उनके खिलाफ के बावजूद, एंड अदर सुटेबल सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अन्य वैसे थे वे जो एशिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। दोनों व्हाट द विजडम वाज, उन्हें यह भी पता नहीं था। विजडम का मतलब अक्लमंदी, बुद्धिमान या निर्णय लेने की क्षमता। वे लोग जिनको ना तो एशिया की जानकारी थी, ना ही उनके समझदारी थी, ना अक्लमंदी थे, ना निर्णय लेने की क्षमता थी, ना ही वह बुद्धिमान थे, उन लोगों ने भी भारत की आज़ादी का विरोध किया। अधिकांश अंग्रेज़ों ने भी भारत की आज़ादी का विरोध किया, फिर भी भारत को आज़ादी दी गई। नॉट इवन चर्चिल्स प्रोफेसियंसी ऑफ ब्लड बाथ, प्रोफेसी देख रहे हैं ना, प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, और ब्लड बाथ का मतलब खून खराबा। नॉट चर्च प्रोफेसी ऑफ ब्लड बाथ, चर्चिल जो थे ना, मतलब कि मिस्टर चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भविष्यवाणी की जब भारत को आज़ादी हो गई, यहाँ पे ब्लड बाथ हो गया, यानी खून खराबा होगा, खून की नदियाँ बह जाएगी। पार्टली फुलफिल्ड एट दैट, ऐसा हुआ भी, भारत में कुछ हत्याएं भी हुई, कुछ ऐसा हुआ भी। चर्चिल ने जो भविष्यवाणी की थी कि भारत में ब्लड बाथ होगा, आज़ादी के बाद खून की नदी बहेगी, पार्टली फुलफिल्ड, ऐसा हुआ लेकिन बहुत थोड़ा हुआ। कुड प्रिवेंट द इनविटेबल, यानी कि चर्चिल की इस भविष्यवाणी ने भी भारत में खून खराबा हुआ। कुड प्रिवेंट इनविटेबल, यानी इन इंडिया हैड वेटेड अ लॉन्ग एज सी कुड, भारत ने अपनी आज़ादी का जितना प्रतीक्षा कर सकता था उतना आज़ादी का प्रतीक्षा किया। यहाँ पे एंड पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स वेयर ऑन द सेम साइड इन द ओल्ड इनविजिबल कॉम्बिनेशन, भारत के जो पीजेंट्स थे, यानी कि पीजेंट का मतलब किसान, यानी कि इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है कि बुद्धिजीवी या विद्वान। वेयर ऑन द सेम साइड, यानी कि भारत के अपने आज़ादी के लिए जितनी प्रतीक्षा कर सकता था उतनी प्रतीक्षा कर चुका था। एंड द पीजेंट्स द इंटेलेक्चुअल्स, भारत के किसान, भारत के बुद्धिजीवी, वेयर ऑन द सेम साइड ऑन द ओल्ड इनविजिबल कॉम्बिनेशन। इनविजिबल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अपराजय, यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि मेल या योग या मिश्रण या संयोजन। तो भारत अपनी आज़ादी के लिए जितनी प्रतीक्षा कर सकता था भारत ने उतनी प्रतीक्षा की थी, और भारत के किसान और भारत के बुद्धिजीवी ऑन द सेम साइड, यानी कि इनका ऐसा योग बना था या ऐसा संयोग बना था, ऐसा मिश्रण बना था कि जिसको हराया नहीं जा सकता था,
जो अपराजय था, यानी कि इट वाज, ये कहा जा रहा था इट वाज गांधीज स्ट्रेंथ, ये तो गांधी जी की शक्ति थी। इट वाज द गांधीज स्ट्रेंथ डैट, परलेस बैक कह रही है कि ये तो गांधी जी की ताकत थी, डैट मेड हिम नो वेरी अर्ली, यानी कि गांधी जी को बहुत पहले ही पता चल गया था, डैट अर्ली बोथ पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल मस्ट बी ऑन द वर्क टुगेदर फॉर देयर कंट्री। ये जो गांधी जी की ताकत थी, गांधी जी को पहले ही पता चल गया था कि जब भारत के किसानों को और विद्वानों को दोनों को जितना होगा, दोनों को एक साथ लाना होगा, दोनों को मिलकर वर्क टुगेदर करना होगा, यानी कि भारत के, यानी कि देश के आज़ादी के लिए इन दोनों को एक साथ काम करना होगा। एंड हिज होल्ड वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ, होल्ड का मतलब है पकड़, और गांधी जी की जो पकड़ थी ना, ये दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, किसानों के ऊपर भी, विद्वानों के ऊपर भी पकड़ बहुत ज़्यादा थे, बहुत एकदम शक्तिशाली पकड़ थी। एंड सो ही अचीव्ड हिज एंड, इस प्रकार से गांधी जी ने, एंड का मतलब हुआ लक्ष्य, इस प्रकार से गांधी जी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली विदाउट वार, यानी भारत को आज़ादी दे दी, यानी कि विदाउट वार, क्योंकि गांधी जी को पकड़ किसानों पर भी थी और बुद्धिजीवियों पर भी, यानी बुद्धिमानों लोगों पर भी थी। आज़ादी की लड़ाई जीतने के लिए इन दोनों को एक साथ आना बहुत ज़रूरी था, और गांधी जी ने इन दोनों को इक्वली, यानी कि एक साथ लाने का काम किया। अचीव्ड एंड इंडियन के विदाउट वार, और बिना लड़ाई के ही भारत को आज़ादी दिला दी, महात्मा गांधी ने आज़ादी दिला दी सॉरी। परहैप्स का मतलब शायद, बी अमेरिकन डू नॉट एट फुल्ली अंडरस्टैंड द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैज़ टू टीच अस विनिंग हर फ्रीडम। भारत ने जिस प्रकार से भारत ने आज़ादी प्राप्त की, यह जो तरीका है ना, आज तक अमेरिका इस सीख नहीं पाया, यानी कि अमेरिका के लोग उस पाठ को आज तक नहीं समझ पाया, जो पाठ भारत के आज़ादी के विजय है ना, वह पाठ पढ़ा रही है ना, वो आज हम अमेरिका के लोग आज तक नहीं समझ पाए। बिसाइड द माइंड, यहाँ पे ट्रम्प ऑफ द ब्लडलेस, ट्रम्प का मतलब होता है विजय, और ब्लडलेस का मतलब होता है रक्तहीन होता है ब्लडलेस का मतलब। रिवॉल्यूशन आवर वार टू इंडिपेंडेंस श्रिंकेंस इन साइज एंड कॉन्सेप्ट, ये जो आप लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तुलना करते हुए पर्ल एस बक कहती है कि जब मैं भारत की आज़ादी की लड़ाई की तुलना अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई से करती हूँ, तो जो अमेरिका की जो आज़ादी की लड़ाई है ना, यह श्रिंक्स एंड साइज एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि वह आकार में और विचारधारा में बहुत छोटी पड़ जाती है, क्योंकि भारत की जो लड़ाई रही है ना, भारत की जो विजय है ना, वह रक्तहीन रही है, और हमारी जो लड़ाई है ना, वह ब्लडलेस, रक्त रंजित रहे, नहीं कि खून से लथपथ है। नहीं, इसलिए भारत ने जो सबक, भारत के आज़ादी के लिए जो सबक सिखाया है, हम अमेरिका के लोग उसको आज तक नहीं सीख पाए, इसलिए हमारी आज़ादी की लड़ाई जो है ना, वह आकार में भी और विचारधारा में भी भारत की आज़ादी की लड़ाई के सामने टिकती नहीं है। इंडिया हैज़ टॉट ह्यूमैनिटी, पर्लेस बक कहते हैं कि इंडिया हैज़ टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, भारत ने मानव जाति के सबक सिखाया है, एक पाठ पढ़ाया है। एंड इट इज़ टू आवर पेरिल का मतलब होता है कि संकट, खतरा या जोखिम, पेरिल इफ़ वी डू नॉट लर्न इट, यानी कि भारत ने जो सबक मानव जाति को सिखाया है, अगर हम उस सबक को नहीं सीख सकते हैं तो इट इज़ टू आवर पेरिल, यानी कि इससे जो खतरा जो उत्पन्न होगा ना, उस खतरे में हम लोग स्वयं पड़ेंगे। पर्ल एस बक कहते द लेसन, वह पाठ किया है, सुनिएगा। दैट वार एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, भारत ने डैट वार एंड किलिंग अचीव नथिंग, लड़ाई और हत्या से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बट लॉस, उससे सिर्फ क्या होगी, हानि ही होगी। यह पाठ भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को सिखाया है। एंड डैट अ नोबेल एंड हिज एजवर्ड ओनली ऑफ आवर मीन्स का मतलब होता है तरीका, मतलब या स्रोत। टू अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। इट रेयर
ईट रेयर ऑफ पीस विथ आल्सो अ नोबेल। पर्ल इस बक कह रही हैं कि भारत ने सिखाया है कि लड़ाई और हत्या से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है सिवाय नुकसान के, नाश के और बर्बादी के। आगे कहती है कि एंड दैट अ नोबल एंड इज एश्योर्ड, यानी वो कह रही है कि एक ईमानदार लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उसको पाने का तरीका शांति का हो और ईमानदारी का हो। अर्थात एक ईमानदार लक्ष्य की प्राप्ति शांति और ईमानदारी से माध्यम से ही हो सकती है। यह बात भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को सिखाई है। हम अमेरिका के लोग इस अमेरिका के लोग आज तक नहीं सीख पाए हैं। चलिए नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पर्लेस बक क्या कहती है। द रियल 10 नंबर में कहती है पर्लेस बक द रियल इंडाइटमेंट का मतलब होता है आरोप। यह जो कॉलम है ना, यह कॉलोनिज्म यानी कि कॉलोनिज्म, उपनिषदवाद यानी कि कॉलोनिज्म का मतलब उपनिषदवाद होता है, एक प्रैक्टिस है जिसके अंतर्गत एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत देश होता है ना, वह छोटे देश को जीत लेता है, उस पर अपना नियंत्रण कर लेता है, अपने हिसाब से उस देश का उपयोग करता है। द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट कोलोनियलिज्म का मतलब उपनिवेशवाद पर जो लगा हुआ सचमुच का जो आरोप है ना, वह वाज टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ इंडिया। ये कह रही है कि भारत क्या है, इंग्लैंड का उपनिवेश, यानी कि उपनिवेशवाद का जो आरोप लगा है ना, उस आरोप को भारत के गांवों में देखा जा सकता है। देयर वाज रोट एट द टॉप। ये कह रही है कि टॉप का मतलब होता है कि ऊपर का हिस्सा, ऊपर जो बैठे हुए लोग। रोट का मतलब होता है कि समान, यानी कि जो समान जो है ऊपर जो है। टू इन द थाउजेंड ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स ऑफ जॉब्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज। ये कह रही है कि भारत में थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल, हजारों लोग ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स जॉब्स, यानी कि नौकरी के लिए अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में प्रशिक्षित हुए हैं। किसके लिए? तो सिर्फ नौकरी के लिए। डैट डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नौकरी है ही नहीं। हजारों नौजवानों ने अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों में नौकरी के लिए प्रशिक्षित हुए, अच्छी पढ़ाई की है, किसके? नौकरी के लिए। डैट डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नौकरी है ही नहीं, एक्सेप्ट इन द लिमिटेड ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सीमित सीटों पर या सीमित अवसरों को छोड़ दिया जाए तो भारत में नौकरी का सर्वथा अभाव है। हजारों लोग नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं। The towns and cities were frothing with unhappy young men, cultured and well educated. Cultured का मतलब है सुसंस्कृति और well educated का मतलब कि अच्छे पढ़े लिखे, और यानी कि सुसंस्कृत पढ़े लिखे और नौजवान लोग शहरों में, टाउन्स एंड सिटीज़, फ्रॉदरिंग अनहैप्पी यंग, यानी कि शहर जो है, कस्बा जो है, पढ़े लिखे लोगों के नाखुश लोगों से भरा पड़ा हुआ है। सब लोग कुलबुलार हैं, सब लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं, सब लोग मन में निराशा है। Who could find no jobs and not allowed by the old superstructure to empire to create them। ये वे लोग नौकरी के लिए कुलबुलार है, वे लोग नौकरी के लिए परेशान है, बट could not, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। and were not allowed to by the whole superstructure to empire to create them। ना ही अंग्रेज़ी हुकूमत, यानी कि जो अंग्रेज़ी साम्राज्य है, उनकी नौकरी सृजित करना चाहती है। वह नौकरी सृजित करना चाहती ही नहीं है, इसलिए भारत के नौजवानों को भारत के अंदर पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। इस कारण उनके मन में बड़ी उदासी है, बड़ी नाखुशी है। बट द रियल प्रूफ ऑफ इविल। प्रूफ का मतलब होता है कि प्रमाण, और इविल का मतलब होता है बुराई। लेकिन जो असली बुराई है ना, उसका जो रियल प्रूफ है, जो असली प्रमाण है, वह अपने परलेस एक बक बोलती है। आई से अगेन, मैं फिर से कहती हूँ, वाज इन द मिजरेबल विलेज, यानी कि जो कॉलोनियलिज्म है ना, वो जो उपनिवेशवाद है ना, उसका असली चेहरा भारत के गाँवों में देखने को मिलता है। इस बात का प्रमाण जो है, प्रमाण के साथ इसे मैं फिर से कहती हूँ। I thought I had seen poverty in China। परलेस बक कहती है कि मुझे लगता था कि चीन में ही बहुत गरीबी देखी थी। ये जो
एट वेन आई सा द इंडियन विलेज, जब मैं भारतीय गाँवों को देखा तो आई न्यू डैट द चाइनीज़ पीजेंट वाज रिच इन कंपेरिजन। कंपेरिजन का मतलब कि तुलना करना। परले से कहती है कि मैंने चीन में बहुत गरीबी देखी थी, लेकिन जब भारत के गाँवों में देखा तो भारत के गाँवों में लोगों को गरीबी को देखा तो मुझे पता चला कि चीन के जो किसान लोग हैं, यानी कि जो चीन के जो किसान लोग हैं भारतीय किसानों से अच्छे हैं, वे भारतीय किसानों से अमीर हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं ये लोग। वे भारत के गांव के लोग बहुत गरीब हैं। ओनली द रशियन पीजेंट्स आई हैड सीन ईयर्स बिफोर कुड कंपेयर, यानी कि वर्षों पहले मैंने रूस के किसानों को देखा था, वर्षों पहले मैंने देखा था। कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर्स, तो केवल रूस के किसानों की तुलना भारतीय ग्रामीण किसानों से की जा सकती थी। चीन के किसानों से तुलना भारत के किसानों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि चीनी जो किसान लोग थे या अमीर थे, उनसे भी गरीब थे भारत के किसान लोग। भारत के किसान लोग सिर्फ रूस के किसान से किया जा सकता है। ऑल्दो डैट रशियन वाज वेरी डिफरेंट क्रिएचर, जो रूस के जो लोग होते हैं, रूस के जो व्यक्ति होते हैं, वे अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग किस्म के प्राणी होते हैं, अलग किस्म के जीव होते हैं। एंड इन्फीरियर इन मेनी वेज, इन्फीरियर का अर्थ होता है यहाँ पे नीच, यानी कि वे सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण गुणवत्ता की दृष्टि से निम्न, घटिया या उत्कृष्ट, यानी कि भारत के किसान और रूस के किसान की तुलना अमीरी और गरीबी की हटा किया जाए, अन्य माध्यम से किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो वे भारत के लोगों से बहुत निम्न किस्म के हैं, यानी कि बहुत घटिया किस्म के हैं, लेकिन दोनों की गरीबी एक समान है। आगे कह रही कि फॉर इंडियन पीजेंट वाज लाइक द चाइनीज़ इन बिंग पर्सन इनिशियल इनेटली सिविलाइज्ड, यानी कि भारत के जो किसान लोग और चीन के जो किसान हैं, इनकी ये समानता ये है कि दोनों इनके दोनों इमेटली का मतलब है कि जन्म से ही, और सिविलाइज्ड का मतलब होता है कि सभ्य। भारत के किसान लोग और जन्म से ही सभ्य हैं, सभ्य और संस्कृति जन्म से ही इनके अंदर है। और द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज ह्यूमन फैमिली लाइफ एंड प्रोफाउंड फिलोसफिकल रिलीजन्स एंड सेप्ड हिज माइंड एंड सोल। ये कह रही हैं कि भारत के जो किसान है और भारत के जो ग्रामीण किसान है, उनकी जो माइंड है, उनके जो दिमाग है, वो एंड सोल यानी कि आत्मा, और भारत के ग्रामीण के जो किसानों का दिमाग है और जो उनकी जो आत्मा है ना, उसको उनके फिलोसफिकल रिलीजन, यानी कि उनके दार्शनिक धर्म, यानी कि गहरे दार्शनिक धर्म इस प्रकार से सेट किया है, इस प्रकार से आकार दिया है कि वे जन्म से ही सिविलाइज्ड है, एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन रहेंगे, एक संगठित मानवीय पारिवारिक जीवन जीते हैं और सभ्यता के साथ वे लोग, जबकि रूस में ऐसी बात नहीं है। इवन दो ही कुड नॉट रीड एंड राइट, आगे कहते हैं कि यद्यपि भारतीय ग्रामीण लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उनके धर्म ने उनको इस प्रकार से सेव किया है, इस प्रकार से बनाया है कि उनकी माइंड और उनकी आत्मा, उनका दिमाग, उनकी आत्मा जो है ना, इस प्रकार से आकार दी गई है कि वे लोग बचपन से ही, जन्म से ही सभ्य होते हैं, संस्कारी होते हैं। एंड द चिल्ड्रेन, और बच्चे, द लिटिल चिल्ड्रेन टू द इंडियन विलेजेस हाउ दे टोर द हार्ट, और जब मैंने बच्चों को देखा, जब मैंने ग्रामीण भारत के छोटे छोटे बच्चों को देखा, हाउ दे टोर माई हार्ट, और मेरा कलेजा फट गया वहाँ पे। परलेस कहती है कि जब मैंने ग्रामीण किसानों के बच्चों को देखा तो मेरा कलेजा ही फट गया। कलेजा कैसे फट गया देखिएगा। थीन, बिग बेलिड एंड ऑल द ह्यूज द डार्क आइज, जब मैंने बच्चों को देखा कि बच्चे एकदम पतले दुबले पतले थे, एकदम दुबले पतले थे और पत्थरी खखड़ी के तरह थे। बिग बेलिड, और पेट एकदम निकले हुए थे, बड़े बड़े पेट निकले हुए थे और उनका सीना धंसा हुआ था। एंड द ह्यूज द डार्क आइज, और उनकी आँखें धंसी हुई थी, उन आँखों में कोई उत्साह नहीं था, एकदम आँखें काली काली और धंसी हुई थी। पेट निकला हुआ था और सीना दबा हुआ था और एकदम दुबले पतले बच्चे को कुपोषित थे। जब मैंने उनको देखा तो मेरा कलेजा फट गया। आगे बोलती है, आई वंडर्ड दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम
एंड नॉट एक्यूज हिमसेल्फ। एक कह रही है कि मुझे आश्चर्य होता है, आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य होता है कि डैट का मतलब कि एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम, यानी कि कोई अंग्रेज़ उन बच्चों को देखे एंड नॉट इन द एक्यूज हिमसेल्फ। ये कह रही हैं कि अगर कोई अंग्रेज़ उन कुपोषित बच्चों को देखे तो उन बड़े पेट वाले बच्चों को देखे, उन धंसे हुए दबे हुए छाते वाले बच्चों को देखे, अपने आप को देखे, आरोपित ना करे कि इनके कुपोषण का कारण हम हैं, कि हमारे वजह से ही ये कुपोषित हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के मालिक हैं, हमारे रहते हुए राजा और मालिक होते हुए भी इस प्रकार से बच्चे हैं, इसका मतलब है कि हम ही दोषी हैं। ऐसा अंग्रेज़ों को सोचना चाहिए। पर्ल एक्स बक कहती है 300 ईयर्स एगो 300 ईयर ऑफ इंग्लिश ऑक्यूपेशन एंड आज 300 वर्षों से भारत का शासन है, 300 वर्षों से भारत में शासन कर रहे हैं। एंड कुड देयर इज़ नो चिल्ड्रन लाइक दिस, और ऐसे बच्चे भारत में हैं, तो आपने 300 सालों में क्या किया, यह प्रश्न पूछ रही है पर्ल एस बक अंग्रेज़ों से। यस एंड मिलियंस ऑफ देम, और एक दो तीन चार 10 ने मिलियंस ऑफ लाखों में ऐसे बच्चे हैं, और 300 वर्षों से अंग्रेज़ यहाँ पे शासक है और लाखों बच्चे कुपोषित हैं, लाखों बच्चे यहाँ पे कुपोषित है। यहाँ पे देखिए ये सवाल पूछिए पर्लेस बक, ऐसा क्यों है पर्लेस बक। एंड द फाइनल इंडाइटमेंट श्योरली वाज द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स। और यह जो अंतिम जो आरोप है ना ये कॉलोनियलिज्म का, वह है कि भारतीय लोगों का जो लाइफ स्पैन था ना, वह भारतीय स्पैन था जीवन काल, यानी कि मात्र 27 साल का था, यानी कि 27 ईयर्स। ये आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय लोगों का जीवन काल कितने वर्ष से था, मात्र 27 साल का जीवन का। यह पर्ल एस बक कहते हैं मात्र 27 साल। आपको भी आश्चर्य होगा कि मात्र 27। नो वंडर द लाइफ वाज हसैंड दैट मैरिड वेरी यंग सो दैट देयर कुड बी चिल्ड्रन एज मेनी एज पॉसिबल। भारतीय लोगों का जीवन काल मात्र 27 साल का ही था, इसलिए ए मैन मैड मेरी वेरी यंग, यानी कि इसलिए भारतीय पुरुषों की शादी बहुत कम उम्र में ही हो जाती थी। सो डैट, जिससे कि देयर कुड बी चिल्ड्रन, जिससे कि उन बच्चे पैदा कर सके एज मैनी पॉसिबल, जितने जल्दी बच्चा पैदा कर सके, इसलिए भारत के लोगों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी, क्योंकि यहाँ के लोगों का जीवन काल मात्र 27 यानी 27 साल ही था। आज 27 वर्ष की उम्र में किसी की शादी भी नहीं हो रही है, और उस ज़माने में 27 साल की आयु में मर जाते थे, अधिकांश लोग मौत के मुँह में चले जाते थे। इसलिए शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मरने से पहले बच्चा ज़्यादा पैदा कर सके। आई लव्ड बिफोर ही डाइड, आई लव्ड इंग्लैंड, पहले से कहते आई लव्ड इंग्लैंड, मुझे इंग्लैंड से प्रेम था। रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नीज देयर, और इंग्लैंड कई बार जा चुकी थी, कई बार इंग्लैंड में घूम चुकी थी, कई बार यात्रा कर चुकी थी, और यात्रा के दौरान जिस इंग्लैंड को देखा था उस इंग्लैंड से पर्ल एस बक को बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। बट इन इंडिया आई सा एंड इन इंग्लैंड आई डिड नॉट नो, जब मैंने भारत में आई और भारत में मैंने जिस इंग्लैंड को देखा उस इंग्लैंड को मैंने कभी पहले देखा था, न पहले मैं कभी सोचा था, न कभी मैंने सुना था। और मैंने एक दूसरे मैंने इंग्लैंड को भारत में दूसरे क्रूर के रूप में देखा। एंड आई वॉज फोर्स टू सी डैट, और मैं कहने के लिए बाध्य हूँ कि डैट इफ़ द इंग्लिश इन मेनी वेज द फाइनेस्ट पीपुल ऑन अर्थ, और अंग्रेज़ लोगों को अंग्रेज़ भारत में सबसे उत्तम लोग माने जाते थे। वे कहती है कि मैं कहने के लिए बाध्य हूँ, और पीपल हु ब्लेस द वे फॉर, ब्लेस का वे का मतलब है मार्ग को प्रदीप्त करना, प्लेस द वे फॉर ऑल ऑफ टू अचीव द राइट ऑफ द मेन देमसेल्व्स। ये कह रही है कि मैं आज कहने के लिए बाध्य हूँ कि अंग्रेज़ कि जिनको धरती पर सबसे उत्तम जीव माना जाता है, उत्तम प्राणी माना जाता है, जिन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रदीप्त किया, हर इंसान को उनके अधिकार को प्राप्ति होनी चाहिए और शासन भी करना चाहिए।
इफ़ कॉलोनियलिज्म कुड सो करप्ट, यानी कि उपनिवेश अगर, यानी करप्ट का मतलब अगर उपनिवेशवाद अगर इतना भ्रष्ट हो सकता है, देन इंडीड नन कुड देयर बिकम द रूल्स ऑफ एम्पायर, तब हम में से कोई भी जिनको इन तनिक भी सभ्यता, तनिक भी संस्कृति, तनिक भी मानवता बची है, तो वह भारत के हाल को देखकर वे लोगों पे शासन करना नहीं चाहेगा, वे किसी साम्राज्य का शासक नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि भारत के 300 वर्षों से अंग्रेज़ शासन कर रहे थे और भारत में कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं और 27 साल की आयु में ही यहाँ के नौजवान लोग मृत्यु के मुख में समा जाए। अगर हालात ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर मानवता है वह किसी साम्राज्य का शासन बनना नहीं चाहेगा। आइए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, परला सबक क्या कहती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पारा नंबर 11 में कह रही है कि इट सीम्ड टू मी, ये कह रही है कि इट सीम्ड टू मी, मुझे ये प्रतीत होता है, यानी कि एज आई लिव्ड विथ इंडियन फ्रेंड्स, अब जब मैं भारतीय मित्रों के साथ रहती थी तो न्यू एंड ओल्ड, यानी कुछ नए भी थे और पुराने भी थे, मित्र थे जिनके साथ मैं रहती थी। डैट ऑल द इल्स, मुझे यह प्रतीत होता है कि डैट ऑल द इल्स ऑफ इंडियन कुड ईजिली, कि भारत में जितनी इल्स, यानी कि भारत में जितनी बुराइयां हैं, भारत में जितने भी दिखते हैं परेशानियां हैं, ये सब ईजिली दिखता था। परेशानियां हैं, कितने भी बुराइयां हैं, कुड ईजिली हैव बिन मिंडेड, यानी कि इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है था। इफ़ देयर हैड बिन अ गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे ऐसी सरकार होती जो हुज पर्पज़ वाज फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट ऑफ पीपल, जिसका पहला उद्देश्य लोगों के भलाई के लिए होता, रेदर देन द लिव अपॉन देम, यानी कि लोगों पे शासन करने से ज़्यादा लोगों के भलाई के लिए करना, यानी कि लोगों के भलाई करने का उद्देश्य होता, तो भारत के जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं को आसानी से हटाया जा सकता था। लेकिन भारत में जो गोरे थे, भारत के लोगों से मतलब नहीं था, इनको भारत के संपत्ति के लूटने से मतलब था, इसलिए भारतीयों का हाल बद से बदतर था, होते जा रहा था। यहाँ पे द डेजर्ट ड्राई कंट्री फॉर एग्जाम्पल, ये कह रही है कि उदाहरण के तौर पे जो डेजर्ट ड्राई कंट्री, यानी कि मरुस्थल के तरह सूखा देश, द फ्रूटलेस लैंड, यानी कि फ्रूटलेस का मतलब यानी कि फलीभूत, यानी फ्रूटलेस का मतलब है कि शून्य परिणाम देने वाला, फ्रूटलेस लैंड, यानी कि यहाँ की जो भूमि जो थी ना, यहाँ पे कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे थे, यानी कि लैंड बिटवीन मुंबई एंड मद्रास, यानी कि मुंबई और मद्रास की भूमि की बात करें, यहाँ पे कुछ भी उत्पादन नहीं होता था। यहाँ की जो धरती न थी, यहाँ पे जो धरती थी ना, यहाँ पे कुछ भी उपज नहीं होता है। वाज ऑलरेडी फैमिस्ड ऑल्दो इट वाज ओनली फॉर, यहाँ पे ऑल्दो ये वाज फरवरी, जो फरवरी का था, यानी कि फरवरी जो होता है कि जाड़े का महीना होता है, जाड़े के महीने में ही धरती एकदम सूखी थी और बम्बे और मद्रास के बीच, एंड द सन हॉट इनफ टू फर्टिलाइज एनी सीड, और उस समय के धूप इतना बढ़िया था ना कि कोई भी बीज अंकुरित हो जाए। हैड देयर बिन वाटर, अगर वहाँ पे पानी होता, अगर पानी की व्यवस्था होता, तो मद्रास और मुंबई के बीच जो बंजर भूमि पड़ी थी ना, उस बंजर भूमि पर भी कोई भी बीज उग सकता था, भारी मात्रा में अनाजों का उत्पादन हो सकता था अगर पानी की व्यवस्था होती। अगर फिर अंग्रेज़ों के यहाँ पे पूछती है, एंड वाई वाज देयर नो वाटर, और तुम लोग 300 वर्षों से यहाँ पे भारत में मालिक बन बैठे हो, और 300 वर्षों से मालिकाना हक के बाद भी आखिर मद्रास और मुंबई के बीच पानी क्यों नहीं है? ये प्रश्न पूछती है पेरलस बक। व्हाई नॉट श्रिंक आर्टिजियन वेल्स, वेल्स का मतलब है ना कुआं, मतलब कि आर्टिजियन वेल्स क्यों नहीं खुदवाए, यानी ये अंग्रेज़ों से सवाल पूछती है कि आर्टिजियन वेल्स का मतलब कुआं होता है, वो कुआं जिसमें यानी कि गड्ढा खोदा जाता है, वहाँ पे पानी, धरती के अंदर जो भूमिगत जल होता है ना, वह स्वयं अपने दाब के कारण वह जो कुआं है ना, वह पानी से भरा होता है, वह धरती के अंदर से पानी स्वयं बाहर निकल आती है,
जो कुआं हमारे घर के अगल बगल में आज भी विद्यमान है, उपस्थित है, वही आर्टिजियन वेल्स है। वे कह रही अंग्रेज़ों से कि तुमने आज 3 आर्टिजियन वेल्स क्यों नहीं खुदवाए और इवन डिग सैलो वेल्स, और तुमने किसी भी प्रकार का कोई कुएँ क्यों नहीं खुदवाए। सिंस आई वॉज टोल्ड, मुझे क्योंकि बताया गया था, द वाटर टेबल वाज हाई, कि भारत में जो भूमिगत जल है ना, वह वाटर टेबल है, वह बहुत ऊंचा है, आसानी से पानी की प्राप्ति की जा सकती है। फिर भी पानी की व्यवस्था क्यों नहीं, कुएँ क्यों नहीं खुदवाए। पर्लेस बक अंग्रेज़ों से प्रश्न पूछती है। बट द इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है कमज़ोर या दुर्लभ। बट द इनहेरिटेड एंड एग्जॉस्टेड पीपल हैड नॉट अ स्ट्रेंथ टू टेक सच इनिशिएटिव, यानी कि भारत के लोग बहुत ही दुर्लभ थे, बहुत ही निर्बल थे। एग्जॉस्टेड का मतलब एकदम थके हुए थे, और ये थके हुए लोग, दुर्लभ लोगों के पास हैड नॉट द स्ट्रेंथ, और इतनी ताकत नहीं थी कि टेक द सच इनिशिएटिव आफ्टर द ईयर्स ऑफ कॉलोनिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद के इतने वर्षों के बाद निर्धनता, दुर्लभ और थके हुए भारतीयों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे अपने लिए कुएँ खोद सके, अपने लिए सच इनिशिएटिंग और ऐसे प्रयास कर सके। इतनी ताकत, दम नहीं थे, लंबे समय गुलामी के कारण भारत के लोगों के पास नहीं थी। इट वॉज मोर देन डैट, मैं जो कह रही हूँ बात इससे भी ज़्यादा थी। द वर्स्ट रिजल्ट, यानी कि सबसे बुरा परिणाम क्या था समझिएगा। परहैप्स, शायद, ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम वाज प्रोवाइड द सब्जेक्ट पीपल विद द infinite excuse against work the against helping themselves। यहाँ पे कह रही हैं कि द वर्स्ट रिजल्ट, यानी कि शायद यह सबसे कॉलोनियलिज्म का, निवेशवाद का सबसे बुरा परिणाम था, बुरा रिजल्ट था। वाज द प्रोवाइड द सब्जेक्ट पीपल, सब्जेक्ट पीपल का मतलब होता है कि प्रजा, यानी कि जिस पर आप लोग शासन करते हैं, प्रजा के पास इन्फिनिट एक्सक्यूज़, एक असीमित, एक्सक्यूज़ का मतलब कि बहाना है, एक बहाना मिल जाता है अगेंस्ट द वार, यानी कि काम के विरुद्ध। एंड सो द अगेंस्ट द हेल्पिंग देमसेल्व्स, यह कि लंबे समय से जो मुल्क गुलाम रहता है, उसके जो लोग होते हैं, उसके जो प्रजा होती है, वह स्वयं भी बहुत कुछ नहीं कर पाती, वह स्वयं भी एक दूसरे के मदद नहीं कर पाती। वह दिन भर अपने राजा की ओर आंखें गड़ाए रहती है कि अंग्रेज़, या जो हमारा राजा जो है ना, हमारा महाराजा है, हमारे शासक है, ये हमारे लिए एक काम कर दे, एक काम कर दे, फलाना काम कर दे, चिलाना काम कर दे, और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। अगर अंग्रेज़ों को संबोधित करते हुए कहती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, आप लोग हमारे लिए जिम्मेदार हैं, इज़ ऑलवेज द सडन एटीट्यूड। सडन का, सोलन का मतलब चिड़चिड़ा कर देने वाला, ये हमेशा से ही गुलाम लोगों का सलन एटीट्यूड रहा है, और चिड़चिड़ा कर देने वाला ये रुख रहा है किसका, ऑफ द सब्जेक्ट, गुलाम लोगों का ये हमेशा से ही ये रुख रहा है, कि रवैया रहा है, कि ये जो हम अपने शासकों से कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये जो भी कष्ट मुझे है इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। यू हैव अंडरटेकन, या कि आपने जिम्मेदारी ली है, यू हैव द अंडरटेकन, आपने जिम्मेदारी ली है कि यू फीड में, हमारे भोजन कराने की, एंड द क्लॉथ में, हमारे शरीर को ढकने की, एंड द गवर्नमेंट, यानी कि हमारे ऊपर शासन करने की जिम्मेदारी आपने ली है। इफ़ डाई इट इज़ योर फॉल्ट, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, तो अगर मैं मरता हूँ तो यह जी आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। देयर वेयर ऑलवेज द ब्रिटिश ब्लेम, यानी कि यह बात भी सत्य है कि भारत में जो भी बुराई थी, जो भी दिक्कतें थी, उसके जिम्मेदार सिर्फ अंग्रेज़ ही थे। एंड सर्टेनली द ब्लेम वाज नॉट ऑलवेज जस्ट, लेकिन जो ब्लेम जो थी, यानी कि जो मतलब कि जो आरोप होते हैं ना, वह हमेशा जस्ट नहीं होते हैं। जस्ट का मतलब सही और उचित और न्याय संगत नहीं होती है, हमेशा सही नहीं होती है और उचित नहीं होती है। Yet essentially perhaps it was for when the heart of people gone their spirits with it। जब ये कह रही हैं कि जब देश के, जब एक मुल्क के, या उस मुल्क के समाज के, उस देश के लोगों के जब
हार्ट यानी कि चली जाती है, जब उनके उनका जो दिल होता है वह चला जाता है, जब काम करने की क्षमता चली जाती है, जब उनके अंदर की जो क्षमता है वह चली जाती है, देयर स्पिरिट डाइन, जो जब उनकी जो आत्मा उसी के साथ मर जाती है, और जब आत्मा मर जाती है तो इंसान जीवित होते हुए भी वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। यही हालात भारत के लोगों की थी। नंबर 12 में देखते हैं, नंबर 12 में क्या बोलते हैं पर्लेस बक। ये कह रही है कि लुकिंग बैक, जब मैं पीछे देखती हूँ तो आई फाइंड दैट एमंग द मेनी impression of the people of India absorbed while I lived among them। जब मैं भारत के लोगों के साथ रहती थी ना, तो मैंने जो एब्जॉर्ब किया, मैंने जो सीखा, मैंने जो महसूस किया, मैंने जो उनसे प्राप्त किया, मैंने जो उनसे अपने आप में शामिल किया, मैंने जो धारणाएं, जो इम्प्रेशन का मतलब धारणा है, जो धारणाएं मैंने भारतीय लोगों के साथ रहते हुए जो मैंने सीखी थी, जो मैंने देखी थी, एंड स्टिल क्लियर माई माइंड, जो मेरे दिलो और दिमाग में बिल्कुल साफ साफ है, इज़ देयर रेवरेंस फॉर ग्रेट, और ये है इनकी श्रद्धा, ये है इनके रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा और भक्ति। ये क्या है? ये इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति है फॉर ग्रेट मैन एंड वेमेन, महान पुरुष और महान महिलाओं के लिए जो रेवरेंस, जो श्रद्धा, जो भक्ति है भारतीय ने दिखाई। एंड यह जो चीज़ है जो मैंने भारत के लोगों से सीखी, आज भी मेरे दिल और दिमाग में एकदम से साफ है। लीडरशिप इन इंडिया कैन ओनली बी कंटिन्यूड बाई, भारत के जो नेतृत्व, लीडरशिप जो भारत में नेतृत्व कैन ओनली बी, जो जारी रखा जा सकता है बाय दोज होम द फॉलोअर्स कंसिडर टू बी गुड, जिसको अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स यानी कि जो अनुयायी लोग हैं, जिस व्यक्ति को अच्छा कंसीडर करते हैं, अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं कि वे लोग वैसे व्यक्ति के द्वारा ही भारत में नेतृत्व किया जा सकता है। लेकिन भारतीय लोगों का नेतृत्व करता कोई बुरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, जब होगा तब एक अच्छा व्यक्ति ही होगा। डैट इज़ कैपेबल ऑफ रिनंसिएशन का मतलब होता है कि त्याग या बलिदान। भारत में नेतृत्वकर्ता वही हो सकता है जिसके अंतर्गत त्याग करने की क्षमता ज़्यादा हो, बलिदान करने की क्षमता अधिक हो, केवल वही व्यक्ति भारत का नेतृत्वकर्ता हो सकता है। देयरफॉर नॉट सेल्फ सीकिंग, वैसा व्यक्ति केवल अपने बारे में से सोचे वे भारत में नेतृत्व नहीं कर सकता। भारत में वही व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है जो दूसरे के लिए अपना त्याग कर दे, अपना बलिदान कर दे। यह धारणा मैंने भारत के लोगों में देखी, उनसे सीखी, यह आज भी मेरे दिमाग में फ्रेश है। क्या कहते हैं कि आगे देखिए यहाँ पे रिनाउंस का मतलब है त्याग कर देना। ए पर्सन एबल टू अनाउंस पर्सनल बेनिफिट ऑफ द सेक ऑफ द आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी, एंड इज़ वेरी फैक्ट ऑल्सो ऑनेस्ट, ऑल्सो हाई माइंडेड। ये कह रही है कि जो व्यक्ति ए पर्सन एबल और सक्षम हो टू बी नाउ रिनाउंस, यानी कि जो अपने व्यक्तिगत लाभों को त्याग करने में सक्षम हो, फॉर द सेक ऑन द आइडियलिस्टिक, और आदर्शवाद के लिए अपने व्यक्तिगत लाभों का त्याग करने में समर्थ हो, ऑल्सो ऑनेस्ट और ईमानदार भी हो, ऑल्सो हाई माइंडेड उच्च विचार वाला, उच्च मानसिक क्षमता वाला हो, देयरफॉर ऑल्सो ट्रस्टवर्दी, इस प्रकार से वे विश्वास पात्र भी हो। तो इस प्रकार के लोग भारत के लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं कि जो दूसरों के लिए अपना त्याग कर दे। आप वो जो ईमानदार हो, जो विश्वास पात्र हो, केवल वैसे व्यक्ति ही भारत में नेतृत्वकर्ता बन सकता है। आई फेल डैट, मैंने महसूस किया है, आई फेल डैट द पीपल, मैंने महसूस किया है। पर्लेस बक कहती है कि आई फेल्ट डैट द पीपल even those who know themselves venal the full of faults, मैंने महसूस किया कि लोग
जो अपने आप को खुशखोर यानी कि वेनर मतलब घूसखोर समझते हैं, जहरीला समझते हैं, एंड फुल ऑफ वर्ड्स यानी कि अपने आप को दोषों से पूर्ण पाते हैं, सर्च्ड फॉर द सर्च पर्सन यानी कि अपने व्यक्तित्वकर्ता के रूप में ऐसे लोगों को ढूंढते थे कि जो विश्वास पात्र हो, जो ईमानदार हो, जो दूसरे के लिए अपना बलिदान कर सके, उस प्रकार के लोग भारत का नेतृत्व कर सकते हैं। ये मैंने भारत के लोगों से जाना, मैंने पहचाना, मैंने महसूस किया। तो चलिए अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 13 नंबर देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। तो पैराग्राफ 13 आप लोगों ने 12 देखा, 12 में क्या बोला गया, जो परलेस बग थी उन्होंने महसूस की। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ नंबर 13 देखते हैं। 13 से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और इसको अंत भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा गया था डिवोशन का मतलब होता है निष्ठा होता है। द डिवोशन गिवन नेशनली टू गांधी एंड फाइनली इवन इंटरनेशनली इज़ वेल नोन। गिवन नेशनली टू गांधी, ये गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर जो भक्ति भाव, जो प्रेम सत्कार प्राप्त था, फाइनली इवन इंटरनेशनली इज़ वेल नोन, और अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी को भक्ति भाव जो प्रेम प्राप्त था वह सबको पता था। बट आई फाउंड द सेम होमेज का मतलब होता है कि श्रद्धांजलि। आइए यहाँ पे आदर सत्कार लेते हैं। बट आई फाउंड द सेम होमेज पेड टू लोकल पर्सन, जो सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी को मिला हुआ है। आई फाउंड द सेम होमेज पेड टू लोकल पर्सन यानी कि कह रही हैं कि मैं वैसा ही देखते हूँ कि वैसा ही सम्मान लोकल पर्सन यानी कि स्थानीय व्यक्तियों को भी प्राप्त था। who in their measure were also leaders because of their selfness यानी कि सेल्फनेस जो देख रहे हैं ना, इसका अर्थ होता है कि निस्वार्थता। यानी कि पर्ल एस बक कह रही है कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान गांधी जी को प्राप्त था वही सम्मान स्थानीय लोगों को भी प्राप्त था, जो अपने स्वास्थ्य के यानी कि आसपास के क्षेत्रों में जो लीडर्स थे या कि नेता थे, बिकॉज ऑफ देयर सेल्फलेसनेस यानी कि सेल्फलेसनेस जो निस्वार्थता के कारण जो नेता बने हुए थे ना, उनको जो सम्मान गांधी जी को मिला था वही सम्मान इन नेताओं को भी मिला हुआ था। आपने पैराग्राफ नंबर 11 और 12 में भी पढ़ा है कि चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर थे, यानी कि यहाँ पे जो बोला गया यानी कि पर्ल एस बक बोल रहे हैं कि जो वैसे वही नेता कहलाता था। वहाँ पे पर्ल एस बक कहना है कि जो मान सम्मान गांधी जी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त था वही मान सम्मान स्थानीय नेताओं को भी प्राप्त था, उन नेताओं को जो अपने निस्वार्थता के लिए नेता बने थे। आगे करिए पर्ल एस बक कर 10 आई रिमेंबर अ सर्टेन इंडियन विलेज। 10 का मतलब इस प्रकार, 10 आई रिमेंबर अ सर्टेन इंडियन विलेज वेन, इस प्रकार से मुझे भारतीय गाँव का याद करती है। वेयर आई हैड बीन इन्वाइटेड टू विजिट इन द होम ऑफ अ फैमिली टू सम मॉडर्न एजुकेशन। ये भारतीय गाँव को याद करती है। वेयर जहाँ पे आई हैड बीन इन्वाइट द पर्ल एस बक आमंत्रित किया गया था टू विजिट द होम ऑफ द फैमिली ऑफ सम मॉडर्न एजुकेशन, एक ऐसे घर में एक ऐसे परिवार में इनको आमंत्रित किया गया था जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन यानी कि आधुनिक शिक्षा थी। उस घर के लोग पढ़े लिखे थे। उस घर को याद करती है कि मुझे वहाँ पे बुलाया गया था। दो नॉट मच, यद्यपि जो आधुनिक जो शिक्षा थी वह ज़्यादा नहीं थी। एंड सम मीन्स, उस परिवार के लोग आमदनी के स्रोत भी थे, वे साधन भी मन के संयुक्त छोटा परिवार था। दो नॉट वेल यानी कि यद्यपि उनके पास ज़्यादा संपत्ति भी नहीं थी। द हाउस वाज मड वाल्ड यानी कि पर्ल एस बक को आमंत्रित किया गया था। उस घर की बनावट को देखते हैं। द हाउस वाज मड वाल्ड, वह जो घर था ना उसके जो दीवारें थी ना वह मिट्टी की बनी हुई थी। एंड द रूफ वाज मेड ऑफ थैच, वह थैच का मतलब होता है कि फूस का मतलब, थैच का मतलब घास फूस का था। यूँ कहिए कि दीवार मिट्टी की थी और उसका जो छत था वह घास फूस के बना हुआ था।
इनसाइड वेयर सेवरल रूम्स, और उस घर के अंदर कई कमरे थे। हाउ एवर द फ्लोर्स आर स्मूथ एंड पॉलिश्ड द यूजुअल मिक्सचर ऑफ द काउ डंग एंड वाटर, और काउ डंग का मतलब गोबर यानी कि गाय का गोबर, मिक्सचर का मतलब यानी कि उससे मिक्सचर। उस घर में बुलाया गया था, वहाँ पे आधुनिक शिक्षा थी, ज़्यादा नहीं थी। वो कुछ धन संपत्ति भी थी लेकिन ज़्यादा धन संपत्ति नहीं था। उस घर की जो दीवारें थी मिट्टी की बनी हुई थी, उसका छत घास फूस का बना हुआ था। उसके घर के अंदर बहुत सारे कमरे थे। एंड द फ्लोर्स, और जो फ्लोर्स यानी कि जो घर का जो नीचे का जो हिस्सा है वो एकदम चिकना था। एंड द पॉलिश्ड बीज द मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर, उस घर के जो आंगन जो थी घर का जो आंगन थी गाय का गोबर और पानी के मिश्रण से लिपा हुआ था, एकदम चमकाया गया था। द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वॉज नॉट द हेड ऑफ फैमिली। पर्ल एस बक का कहना है कि द एक्टिव जो उस घर का सक्रिय मालिक था वाज नॉट द हेड ऑफ फैमिली, या वह परिवार का मालिक नहीं था, वह परिवार का मुखिया नहीं था। द यंगर ब्रदर, लेकिन वह छोटा भाई था जिस घर में इनको आमंत्रित किया गया था। उस घर का जो सक्रिय व्यक्ति था वह परिवार का हेड नहीं था, वह मुखिया नहीं था, वह परिवार का सबसे मुखिया का छोटा भाई था। दिस आई डिस्कवर्ड व्हेन आई अराइव जब मैं पहुंची तब मुझे पता चला। बिफोर वी इंटर द हाउस, जब मैं घर में घुसने से पहले। माई होस्ट लीड मी टू क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज। ये क्यूरियस का मतलब होता उत्सुक, विचित्र और उत्सुक। सॉर्ट का मतलब प्रकार और केस का मतलब होता पिंजरा। ये कह रही है कि जब मुझे तब पता चला जब मैं घर में प्रवेश की और माई होस्ट का मतलब कि बेजुबान है, होस्ट का मतलब मेज़बान करना। जब मेरा मेज़बान हुआ लैंड मी लेकर गए तो क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज, एक विचित्र प्रकार के पिंजरे के पास लेकर गए। स्टैंडिंग वेल एबव द ग्राउंड ऑफ 4 पोस्ट, जो धरती पर, पोस्ट का मतलब होता खंभा, यानी कि धरती पर 4 खंभे गाड़े गए थे। वो 4 खंभों पे एक पिंजरा रखा हुआ था, विचित्र प्रकार का था। वह मेरा वहाँ पे मेज़बान लेकर गए। इनसाइड द केज, और उस पिंजरे के अंदर वह देख रही है कि इनसाइड द केज मेड ऑफ वायर मीटिंग, वह जो पिंजरा था ना उसके वायर नेटिंग यानी कि वो जालीदार बना हुआ था, वह तार से बना हुआ था। आई सा टू माई अमेजिंग मैन लाइंग ऑन हिज बैक, वो बूढ़ा व्यक्ति, जब मैंने देखा कि मैं चौंके गए उस पिंजरे के अंदर, उस जाली नुमा पिंजरे के अंदर जहाँ 4 खम्भों पर रखा गया था। एजिंग मैन लाइंग ऑन हिज बैक, पीठ के बल एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था। हिज हेड सपोर्टेड बाई अ पिल्लो, और उसके सर पे के नीचे एक तकिया था। ये कह रही है कि जिस परिवार में मुझे बुलाया गया था वहाँ पे जो मेज़बान था एक विचित्र प्रकार के पिंजरे के पास लेकर गए। उस पिंजरे के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति पीठ के बल लेटे हुए थे, उसके सिर के नीचे एक तकिया रखा हुआ था। मैं बड़ी अमेजमेंट के साथ उसको मैंने देखी। माई एल्डेस्ट ब्रदर माई होस्ट एक्सप्लेन, मेरे मेज़बान ने मुझे समझाया, पिंजरे के अंदर जो बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ है ना, ये मेरे बड़े भाई है। ही हैज़ हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, इनको लकवा मारा हुआ है, इसलिए अस्थायी रूप से उसी पिंजरे में रहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सके उस वृद्ध व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ था, किस प्रकार की दिक्कत थी, तो उनको लकवा मारा हुआ था, पैरालिसिस मारा हुआ था। एंड दो बी उनको पैलेस एंड दो बेग हिम टू लिव इन द हाउस, और जो मेरे मेज़बान बता रहा था कि वे विल बेग हिम, मैं अपने बड़े भाई से प्रार्थना कर रहे हैं अपने बड़े भाई से प्रार्थना कर रहे हैं टू लिव हिम इन द हाउस, मैं अपने घर के अंदर रहो। ही चूजेस टू लिव आउट, लेकिन मेरे बड़े भाई जो है पिंजरे से अंदर, यानी कि वे लोग क्या करते हैं, वे बाहर रहना ही पसंद करते हैं। सो डैट उन्हें चुना है। सो डैट टू रेडी टू लिसन टू द विलेजर्स व्हेन दे कम टू हिम, इसलिए कि जब भी कोई गांव वाला उनके पास आए तो वे उनके बातों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए मेरे भाई घर में नहीं रहते, वे घर के बाहर एक इस पिंजरे में, इस तार के जाले के अंदर, वो जो पिंजरा है ना उसमें रहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15 नंबर। माई होस्ट स्मोक फेयर इंग्लिश, में जो मेरा मेज़बान था ना एकदम बढ़िया से अंग्रेजी बोल लेता था।
बट द एल्डर ब्रदर स्पोक नन, लेकिन इसका जो बड़ा भाई पिंजरे के अंदर था वह कुछ नहीं बोलता था। एंड वी कुड ओनली एक्सचेंज ग्रीटिंग एंड लुक एट ईच अदर विथ फ्रेंडलेस। और मैंने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, वो बूढ़े व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा। बी एक्सचेंज द ग्रीटिंग, और आंखों ही आंखों ने हम लोगों ने अभिवादन एक दूसरे का स्वीकार किया। एंड टुक एंड मित्रत्व भावना से देखा। वट आई सा वॉज इंटेलिजेंट दे, जो मैंने जो देखा, वट इंटेलिजेंट थीन पेन शार्पेंड फेस हुज आइज वेयर एट वंस वाइज द पेयरिंग। जो मैंने जो क्या देखा, वॉज इंटेलिजेंट पेन थिंग शार्पेंड, मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को जो पिंजरे में था मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा कि अनसोद थीन, यानी कि पेन शार्पेन, कि उसका जो चेहरा न था एकदम थीन पतला सा चेहरा था, बट इंटेलिजेंट था, बहुत देखने में बहुत तेज तरार प्रतीत होता। पेन शार्पलेंड, वह दर्द से करा रहा था। मैंने कि दर्द से भरे हुए चेहरे को देखा। हुज आइज वॉज वेयर एट वंस वाइज, एट वंस यानी कभी वाइज, मतलब कि चतुर और चालाक थी। पियर्सिंग का मतलब होता है यहाँ पे, पियर्सिंग का अर्थ होता है यहाँ पे आप लोगों का आँखों से ही किसी का मन की बात को पढ़ लेना, पियर्सिंग। उस बूढ़े व्यक्ति की जो आंखें थी, मुझे लगा वह आंखों से ही लोगों के मन में दिल में क्या बात चल रही है वह पढ़ लेता था। इस प्रकार से वह व्यक्ति था। द बॉडी वॉज क्वाइट हेल्पलेस, उस बूढ़े व्यक्ति का जो शरीर था ना वह क्वाइट हेल्पलेस, एकदम लाचार था, वह अपने से चल फिर भी नहीं सकता था। बट इट वॉज अस्क्रूसली क्लीन, अस्क्रूसली का मतलब होता है यहाँ पे सावधानी पूर्वक, निष्ठापूर्वक। इट अस्क्रूसली क्लीन एंड द कॉट, और उस बूढ़े व्यक्ति को जो शरीर है स्वयं चल नहीं सकता, लेकिन उस जो शरीर था ना अस्क्रूसली क्लीन, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको शरीर को साफ किया गया था। सफाई का ज़बरदस्त इंतजाम था, उसका बिल्कुल साफ था। एंड द कॉटन गारमेंट्स वेयर स्नो वाइट, और वो जो कपड़ा पहना हुआ था कॉटन गारमेंट्स, वह सूती कपड़ा पहना हुआ था, यानी स्लो वाइट, और बिल्कुल उजला था, एकदम साफ सुथरा था उस बूढ़े व्यक्ति का। बी एक्सचेंज अ फ्यू रिमार्क्स दो देन द ग्रो ऑफ द विलेजर्स अप्रोचेस, तब हमने उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ एक्सचेंज किया, कुछ फ्यू रिमार्क्स। एंड देन ग्रुप ऑफ विलेजर्स, उसके बाद गांव वालों के साथ एक समूह यानी कि अप्रोच पहुँचे, यानी कि नॉट टू सी मी, बूढ़े व्यक्ति को देख ही रही थी, उसका बिल्कुल साफ़ सुथरा था, उसका कॉटन गारमेंट्स था एकदम, एक बहुत महत्वपूर्ण किस प्रकार गारमेंट था, तो वाइट गारमेंट्स था। उसका जो सूती वस्त्र था एकदम स्लो वाइट था, बिल्कुल सफ़ेद था, जिसको हम लोग बर्फ़ जो बोलते हैं ना, स्नो वाइट, उस प्रकार का एकदम वाइट था। मैंने एक रिमार्क्स एक्सचेंज किए और गांव वालों का एक समूह वहां पे आ पहुंचा। नॉट टू सी मी, मुझे देखने के लिए नहीं, मैं विदेशी थे, मुझे देखने के लिए नहीं आए थे। बट टू टॉक विथ द एल्डर ब्रदर, लेकिन वे लोग मेरे मेज़बान के जो बड़े पिंजरे में रहते थे उनसे बात करने के लिए आए। एंड सो माई होस्ट लीड इन टू द हाउस टू मीट हिज यंग वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और मेरा जो मेज़बान था ना वह मुझको घर के अंदर लेकर गया टू मीट हिज यंग वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अपने नौजवान वाइफ अपने बच्चों से मिलवाने के लिए मेरा मेज़बान मेरे घर के अंदर लेकर गया। और कुछ लोग जो आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे, मेरे मेज़बान से, मेरे भाई से मिलने आए हुए थे। उन लोगों से बात करना शुरू किया। मैं अपने मेज़बान के साथ घर के अंदर चले गए, मेज़बान की बीवी और उनके बच्चों से मिल सकूं। 16 नंबर देखते हैं। ऑल ड्यूरिंग माई स्टे, पर्ल इस बक कह रही है कि ऑल ड्यूरिंग माई स्टे आई वॉच द केज, और जितना देर मैंने वहाँ पे रुकी, वाई वॉच द केज, उस पिंजरे को मैंने देखा। एंड सेल्डम इन नीड आई सी इट एस्केप्ड सराउंडेड बाई पीपल, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। परलेस बक कह रही है कि पिंजरा जो था ना हमेशा लोगों से घिरा रहता था। उस पिंजरे के चारों तरफ जो वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था उसके चारों तरफ दिन भर लोग आवागमन रहता था, उसको घेरे हुए रहते थे। एंड नेवर एज लॉन्ग एज द लाइट लास्टेड विदाउट द लास्ट वन मैन स्पेक्यूलेटिंग ऑन द ग्राउंड टॉकिंग, ये कह रही है कि जब तक सूर्य की रोशनी होती थी तब तक कोई ना कोई व्यक्ति उस पिंजरे के पास अगल बगल बैठा ही रहता था,
टॉकिंग द वेस्ट यानी कि लिसनिंग और निर्धनतापूर्वक उनसे बात करता था। एंड टॉकिंग द लिसनिंग बात उनकी बातों को गौर से सुना करता था। माई होस्ट सेड तब मेरे जो मेज़बान मुझसे कहा, माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज बिन आवर वाइज मैन जो मेरे जो भाई हैं ना हमेशा से ही बुद्धिमान हमारे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं। नाउ ही इज़ आवर सेंट अब हमारे वह साधु है इसलिए वह पिंजरे में रहते हैं। गांव के भर के लोग उनसे बात करने के लिए ज्ञान लेने के लिए चर्चा करने के लिए आते हैं। आगे देखते हैं माई होस्ट 17 नंबर। माई होस्ट आई ऑब्जर्व्ड हैड हिज ओन प्लेस टू इन द विलेज लाइफ जो मेरे जो मेज़बान था ना आई ऑब्जर्व्ड मैंने गौर किया मैंने महसूस किया उस गांव का अपना भी स्थान था। जनता है ऐसा क्यों करिए फुरिए फॉर ट्वाइस वाइल बी वेयर सिटिंग आवर लंचिंग जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। लंचिंग का मतलब मेन होता है खाना खाने के लिए। जब हम लोग लंच के लिए बैठे हुए थे जब 2 बार यानी कि यहाँ पे 2 बार एक कह रहे हैं कि फॉर द ट्वाइस 2 बार जब लंच के लिए बैठे तो 2 बार आवर ही रोज फ्रॉम हिज कॉर्नर ऑफ द रूम एक कमरे के कोने में बैठा वह भोजन कर रहा था। वह भोजन के दौरान 2 बार वेंट आउट बाहर गया टू आंसर अ साउट वो बाहर से कोई इसको पुकार रहा था। उस पुकार का जवाब देने के लिए खाना छोड़ करके 2 बार मेरा मेज़बान गया। अपेरेंटली फ्रॉम अ नेबर और अपेरेंटली नेबर यानी कि अपेरेंटली का मतलब होता है यहाँ पे अदृश्यमान रूप से यानी कि शायद ही वो कोई पड़ोसी होगा उसका कोई पुकार रहा था। 2 बार भोजन छोड़ करके गया। When he came back he made the same explanation और जब मेरा मेज़बान वापस आया तो उसने क्या एक्सप्लेन किया ध्यान दीजिएगा। I was killed a dangerous snake मुझे एक ख़तरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था। मेरा मेज़बान मुझको बताया परलेस बक कह रही है कि केवल उस बूढ़े व्यक्ति का गांव में सर्वोपरि स्थान नहीं था मेरे मेज़बान का भी अच्छा स्थान था। अगर स्थान अच्छा नहीं होता भोजन छोड़ कर के 2 बार सांप मारने के लिए नहीं गए होते। आइए 19 नंबर देखते हैं बताते हैं कि परलेस बक क्या खा रही है और क्या कैसे खा रही है। एक भारतीय के घर में परलेस बक जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था लालन पालन चाइना में हुआ था चीन में थी। द लंचेन वाज प्लेन कंट्री फेयर लेंटिल्स राइस जो भोजन था ना एकदम देहाती खाना था। लेंटिल्स राइस स्पेनिश बॉइल्ड वेरी मच और उसमें क्या क्या था सुनिएगा। राइस का मतलब चावल था। स्पाइनस का मतलब होता है पालक उबाला हुआ था पालक था और चावल था। कंडेमेंस और कंडेमेंस का मतलब होता है यहाँ पे कंडेमेंस का मतलब होता है यहाँ पे भोजन को स्वाद देने वाला पदार्थ जैसे कि नमक मिर्च था। ये सब मिर्च भी था मिर्चावे चावल भी था पालक का साग भी था लेंटिल्स भी था। ये सब खाने में परोसा गया था। बिफोर बी एट एन ओल्ड कज़न brought in a brass ewer of water and a clean homespun towel for us to clean our hands with और कुछ ऐसे से वर्ड्स उसको ध्यान दीजिएगा। कुछ ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ईवर का मतलब होता है यहाँ पे कमंडल और सुराही कहिए या घड़ा कहिए या तसला कहिए और होम स्पंडल घर पे बनाया गया तौले। क्लींस का मतलब होता है साफ़। इससे कि पहले हम लोग लेंटिल्स राइस स्पेनिश ये सब खाने से नमक मिर्च सब खाते। एक एन ओल्ड कज़न यानी कि बूढ़ा व्यक्ति यानी कि कज़न वह क्या लेकर आते हैं समझिएगा ब्रास ईवर यानी ब्रास का मतलब होता है कि घड़ा तांबा या पीतल ये सब ब्रास का ईवर लेकर आया यानी कि वह एक घड़े में पानी लेकर आते हैं और साफ टॉवल लेकर फॉर अस टू क्लीन आवर्स हैंड ताकि हम लोग अपने हाथों को अच्छे से साफ कर ले। और नेसेसरी प्रिलिमिनरी टू ईटिंग विद द फिंगर्स यानी कि जो हाथ से खाने से पहले हाथों को साफ करना ज़रूरी होता है बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए मेरे लिए भी पानी और होप स्पंडल लेकर आया गया था।
चॉपस्टिक्स का मतलब होता है कि बैठने वाला। चॉपस्टिक्स आई हैड यूज्ड ऑल माई लाइफ एंड प्रिफर देम टू एक नाइफ एंड फॉर्क। ये कह रहे कि मैंने बचपन से ही चॉपस्टिक्स कांटे से खाना खाया है, और ये जो नाइफ एंड फोर्क, नाइफ और छुरी और जो कांटा है उससे मैंने भोजन नहीं करती थी। चॉपस्टिक्स से बाँस का कांटा होता है, मैं उससे खाना खाती थी। बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज टू ईटिंग विथ माई राइट हैंड और आई लाइक एज वेल एज, लेकिन आफ्टर ऑल यहाँ हिंदुस्तान में हाथ से खाना खाने के बाद मुझे दाहिने हाथ से खाने की आदत लग गई। एंड आई लाइक्ड इट एज वेल, मुझे अच्छा भी लगा दाहिने हाथ से खाना। दाहिने हाथ से तावल से साफ़ करके, रगड़ के पानी से साफ़ करके मैंने भोजन किया, मुझे अच्छा भी लगा, इसके लिए आदत भी लग गई। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ सो क्लीन एज वंस, आफ्टर ऑल सो क्लीन एज वंस राइट हैंड वाश्ड। ये कुल मिलाकर आपका दाहिना हाथ यदि स्वच्छ पानी से, स्वच्छ टॉवल से साफ़ किया गया है, उससे साफ़ खाना खाने के लिए कुछ और चीज़ नहीं हो ही नहीं सकता है। एंड फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर taught that the right hands for clean services such as eating and the left hand may perform the more lowly task। भारत में भारतीय बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि आर टॉट, और सिखाया जाता है कि डैट मीन्स कि द राइट हैंड्स फॉर क्लीन सर्विसेज, दाहिना हाथ जो है ना यह साफ कामों के लिए है, सच एज ईटिंग, भोजन करने के लिए, एंड द लेफ्ट हैंड, और जो बायां हाथ है ना बिफोर द मेक मोर टास्क, और छोटे कार्य होते हैं जो थोड़े से बेढंग अनक्लीन कार्य है, उस क्लीन को लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ के करना है, और जो स्वच्छ कार्य है जैसे कि भोजन करना दाहिने हाथ से करना है। ये भारतीय बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है। पर लेस बक्कर 20 में आइए समझते हैं। एन अदर क्लीननेस, यही जो वर्ड देख रहे हैं क्लीननेस का मतलब होता है सफाई। एक एंड अदर फूड एंड क्लीननेस वाज अ फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स इंस्टेड ऑफ प्लेट्स। ये कह रही है कि सफाई की एक और उदाहरण दे रही हूँ कि आवर फूड वाज सर्व, जो हमारा जो भोजन था, सर्व का मतलब परोसा गया था, ऑन द फ्रेश बनाना लीव्स यानी कि एक साथ ताज़ा और स्वस्थ और केले के पत्ते पर परोसा गया था। इंस्टेड ऑफ प्लेट्स में नहीं, हमारा जो खाना है केले के हरे पत्ते पर परोसा गया था। वेल कुक्ड राइस पाइल्ड ऑन ब्रॉड ग्रीन लीफ इज़ अ प्लीजेंट, जो चावल जो था ना बहुत सुंदर तरीके से पकाया गया था। पाइल्ड ऑन ग्रीन लीफ इज़, केले के पत्ते हरे पत्ते पर उस सुंदर सा चावल को, भात जिसको बोलते हैं, परोसा गया था। प्लीजेंट साइट एंड स्टिमुलेट्स द एपेटाइट का मतलब होता है कि भूख, और स्टिमुलेट्स का मतलब होता है कि जब मैंने देखा कि केले के पत्ते पर सुंदर तरीके से पकाया हुआ सफ़ेद चावल जब भात परोसा गया था ना, तो इससे मुझे भूख ही बढ़ गई थी। In any household where caste was observed, the food was placed on such leaves or on dishes to fresh property broken after be finished with the dam। एक कार्य है कि भारत के इन हाउस में, किसी भी घर में, वेयर कास्ट वाज ऑब्जर्व, जहाँ जाति प्रथा चलन में है, जब फूड वाज प्लेस्ड ऑन सच लिव्स ऑन डिशेज ऑफ फोर पोटर का मतलब होता है कि मिट्टी का बर्तन। एक कार्य है कि भारतीय घर में जहाँ कहीं भी जातीय प्रथा चलन में है, वहाँ भोजन को या तो ऐसे ही केले के पत्ते पर सर्व किया जाता है या मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है। ब्रोकन आफ्टर व्हेन फिनिश देम, जब भोजन समाप्त हो जाता है, खाना खा लेते हैं, तो उस मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया जाता है। यहाँ भी वैसे ही होता है। माई होस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज कास्ट बाई ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। जो मेरे जो मेज़बान थे वे जो इस परिवार में जातिवाद के प्रथा थी, तो माई होस्ट वाज फुलफिल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ, जाति के जो ज़रूरतें थी ना, वो मेरे होस्ट ने उसको पूरा किया। कैसे किया समझिएगा। बाई ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ देम,
और मुझे अलग खाना परोसा गया और मेरे जो मेज़बान थे ना उनको घर के दूसरे कॉर्नर में, दूसरे कोने में वह खाना खा रहे थे। एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर, वे भी गाय के गोबर से लिपे हुए फर्श पर बैठे थे। मैं भी गाय के गोबर से लिपे हुए फर्श पर बैठी हुई थी। मैं कमरे के एक तरफ थी और कमरे के कॉर्नर के दूसरे तरफ कोने में बैठे हुए थे। विथ हिज बैक टू अस, और उनका जो पीठ तो जो था मेरे तरफ था। मैं उनके भोजन को नहीं देख पा रही थी, वो कैसे खा रहे हैं वो मैं नहीं देख पा रही थी। वह मेरे तरफ पीठ करके बैठे हुए थे। बाई वह कह रही है कि हर भारतीय परिवार में जहाँ कास्ट सिस्टम है वहाँ ऐसे ही लोग भोजन करते हैं। By now I had learned to overcome my first feeling about a distance. It was simply private devotion to a religious feeling and not hospitality. ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इन हॉस्पिटलिटी, इसका अर्थ होता है इन हॉस्पिटलिटी, यानी कि इन हॉस्पिटलिटी मतलब होता है इसका आतिथ्य मुख्यता। ये मेरे जो होस्ट थे ना मुझसे दूर मेरे तरफ पीठ करके खाना खा रहे थे, वे उसको इन हॉस्पिटलिटी नहीं कहेंगे, उनको आतिथ्य विमुखता नहीं कहेंगे। पर इस बकरे को आतिथ्य विमुखता नहीं था, बल्कि ये कह रही है कि इट वाज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन। वे एक यानी कि प्राइवेट इमोशन है कि एक निजी प्रकार की मेरे प्रति उनकी निष्ठा थी, उनका समर्पण था। टू रिलीजियस फैमिली, एक धार्मिक भावना होती है, उस धार्मिक भावना के प्रति उनकी निष्ठा थी। एंड नॉट इन हॉस्पिटलिटी, यानी कि आतिथ्य विमुखता नहीं थी। वह धर्म के वजह से वह मेरे तरफ पीठ करके अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, वह मतलब इग्नोर नहीं कर रही थी। 21 में देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। ये कह रहे कि जो रिलीजन जो है ना, धर्म जो है हमेशा ही भारतीय जीवन में बहुत मौजूद रहा है। इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट्स। ये जो धर्म ये कभी कभी एस्पेक्टिव रूप से भी रहता, कभी कभी बुरा रूप भी, कभी कभी वर्स्ट एस्पेक्ट्स, कभी कभी बुरे रूप में भी देखने को रहा है यहाँ पे। फॉर देयर एज ऑल्सो वेयर का मतलब होता है जैसा अन्यंत्र। फैनेटिज़म रिचेज इनटू इविल। ये कह रहे हैं कि जब फैनेटिज़म का मतलब होता है यहाँ पे धर्मांतता, रिचेज इनटू इविल। जब जो धर्मांतता जो पाप का रूप धारण कर लेता है, जब यह बुराई का रूप धारण कर लेता है तो धर्म बुरा हो जाता है। और जब तक यह जो कट्टरता अधर्मांतता का रूप धारण नहीं करता है तब तक धर्म बहुत अच्छा रहता है। I liked simple and acceptance of religious motive, however, and the perfect freedom to behave once religion moved to soul। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, soul का मतलब होता है आत्मा होता है। ये कह रही है I like the simple acceptance of religious motive। religious motive का मतलब होता है धार्मिक, मोटिव का मतलब होता है यहाँ पे इरादा। ये कह रही है कि जो रिलीजियस मोटिव है, मोटिव का मतलब होता है प्रयोजन या इरादा। ये जो रिलीजियस मोटिव है, जो धार्मिक प्रयोजन है, जो धार्मिक इरादा है, उसका जो आई लाइक द सिंपल एक्सेप्टेंस, मुझे साधारण स्वीकृति ऑफ रिलीजियस मोटिव है कि धार्मिक प्रेरणा है, उसके जो स्वीकृति है ना वह मुझे पसंद थी। एंड द परफेक्ट ऑफ द फ्रीडम टू बिहेव एज वंस रिलीजन, जैसा धर्म कहता है उस प्रकार का व्यवहार मैंने उस भारतीय परिवार में देखा। एंड मूव द सोल, उससे जो मेरी जो आत्मा थी, सोल का मतलब आत्मा जो थी वह मूव हो गई, वह द्रवित हो गई कि कैसे भारत के लोग अपने धर्म के साथ न्याय करते हैं, अपने धर्म के हिसाब से ही आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। Thus in my first Indian family, an intellectual and fairly well-to-do one। एक रही है कि इस प्रकार से प्रथम भारतीय परिवार जहाँ मैंने गई थी उस परिवार के बारे में कहती है कि एन इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा एंड फेयरली वेल टू डू। वेल का मतलब कि वे परिवार अमीर भी था। वाइल आई सेट इन द टॉक विथ माई हॉस्टेस इन हर लिविंग रूम, जब मैं अपने लिविंग रूम जब मैं लिविंग रूम हॉस्टेस मतलब कि मेज़बान, जब मैं अपने मेज़बानी से बैठ करके लिविंग रूम में बात कर रही थी। एन इंडियन जेंटलमैन केम इन विदाउट
सौहार्दपूर्ण उस कमरे में प्रवेश की विदाउट स्पीकिंग अस टू अस, वह प्रवेश किया, हम लोगों से एक शब्द बोले भी नहीं। एंड मूव द ग्रेसफुली द फार, और कमरे के उस छोर पे, उस अंत वाले छोर पे बड़े ही शालीन रूप से हिज बेयर फिट साइलेंट अपॉन द फ्लोर, हल्के नंगे पाँव से कमरे में दूर वाले छोर पर चले गए। उससे हमें कुछ नहीं बोला, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। देयर अ नील्ट इन हिज हेड बाउंड, वहाँ पे वो घुटने के बल पे बैठ गए, अपने सर को धरती पे टिका दिया। एंड सो रिमेन फॉर परहैप्स क्वार्टर ऑफ एन आवर, लगभग एक क्वार्टर यानी कि 15 मिनट अपने पैरों के मोड़े हुए घुटने के बल बैठे हुए, सर को ज़मीन पे टिकाए हुए 15 मिनट तक रहे। When I glanced at him curiously, my hostess said in a matter entirely casual, जब मैंने उसको देखा, ये 15 मिनट से वह घुटने के बल और सर को धरती में टिकाकर क्या कर रहे हैं, तो मेरे होस्टेस से मुझसे कहा, इट इज़ माई हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर, ये मेरे पति के बड़े भाई है। ही कम्स हियर ड्यूरिंग द डे एट हिज प्रेयर टाइम्स, ये प्रार्थना के समय, पूजा के समय, इबादत के समय, नमाज के समय वे दोपहर के यहीं पर आते हैं। सी हैज़ ओन होम हिज सेट डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस फॉर बिजनेस, जहाँ पे वे व्यापार करते हैं, जहाँ पे उनका दुकान है, वहाँ से अपना जो घर है ना वह कुछ दूर है, इसीलिए वह पूजा के लिए, नमाज के लिए यहीं पर आते हैं। इसी प्रकार से 15 मिनट घुटने को मोड़ करके अपने माथे पर टिका करके इबादत करते और पूजा अर्चना करते हैं। अगला देखिएगा, When the prayer was over, the brother went away again, वह जैसे प्रेयर समाप्त हुआ वह चुपचाप वहाँ से चले गए। एंड इट was not until later that I met him, वे चुपचाप चले गए, उनसे मेरे बातचीत भी नहीं हुए और मुलाकात भी नहीं हुआ। एंड डेट इज़ नंबर 22 में कह रही है कि माई लाइफ हैज़ टू क्राइव, यानी कि माई लाइफ हैज़ टू क्राइव, यहाँ पे टू पुट ऑल यहाँ पे बोला गया है साफ साफ, ये मेरा जो जीवन जो रहा है ना, ट्रैवल्स का मतलब कि यात्राओं से भरा हुआ है। यानी मैंने जो अपने जीवन काल में बहुत सी यात्राएं की है। एंड मैनी पीपल, मैंने बहुत से लोगों से मिला है, मैंने बहुत से लोगों से बात किया है। फॉर मी कवर्स ऑफ वन बुक, यानी कि इन विवरण मैं एक किताब में लिख सकूँ, मेरे लिए बड़ा ही दुष्कर काम है, क्योंकि माई लाइफ, जो मेरा जो जीवन है, यात्राओं से भरा हुआ है, बहुत सारे लोगों से मैंने मिला है, इसलिए किताब लिखना इम्पॉसिबल था, बड़ा मुश्किल था। सुनिएगा आगे। एंड इन नीड ऑल माई बुक हैव नॉट इनफ टू टेल द थिंग्स, फिर भी मैंने जितने भी किताबें लिखी है, मैं जितने लोगों से मिली हूँ, मैंने जितनी यात्राएं की है, जितने की चीज़ें मैं मुझे बताना चाहती हूँ, मैंने जितने भी किताबें लिखी है, उन सभी किताबों में उतनी बातों को मैं नहीं बता पाई हूँ जितनी मैंने बताना चाहती थी। पर इस बक एक्सेप्ट करती है, एडमिट करती है, स्वीकार करती है। ईयर्स आफ्टर फेल्ट इंडिया आई रोट कम माई बिलोवेड अंगेस्ट इट्स बैकग्राउंड, इनके पुस्तक का नाम है कम माई बिलोवेड यंगेस्ट हिज बैकग्राउंड, अपने पृष्ठभूमि अपना भारत है। याद रखिएगा, ये कह रही है कि ईयर्स आफ्टर आई लेफ्ट इंडिया, भारत छोड़ने के बाद, वर्षों बाद, आई रोट, मैंने लिखा, कम माई बिलोव्ड यंगेस्ट बैकग्राउंड्स, मैंने भारत के बाद पृष्ठभूमि पर एक किताब लिखी है जिसका क्या नाम है, कम माई बिलोव्ड, भारत के वर्षों जाने के बाद। स्ट्रेंज, अजीब है ना, द अमेरिकन्स एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, कुछ उसको छोड़ा, अमेरिकन जो है ना, हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक कम माई बिलव्ड, भारत पे कुछ अमेरिकी छोड़कर भारत लोगों को, यानी कि इस किताब का अर्थ समझ में नहीं आता है। बट द इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड, भारत के जो पढ़ने वाले लोग हैं उस किताब को बखूबी से समझते हैं। एंड द अमेरिकन लोग इस किताब को समझ में नहीं आता है। वी हैव नॉट लिव्ड अलॉन्ग इनफ परहैप्स टू नो यूनिवर्सली दैट द प्राइस ऑफ अचीवमेंट वाट एवर द गोल इज़ एन एब्सोल्यूट,
दोस्तों यहाँ पे जो अचीवमेंट जो देख रहे हैं ना, अचीवमेंट का मतलब है उपलब्धि, और गोल देख रहे हैं ना, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। और यह जो वर्ड देख रहे हैं ना, एब्सोल्यूट, 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 एब्सोल्यूट का मतलब नहीं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है यहाँ पे, एब्सोल्यूट का मतलब है यहाँ पे। तो इस संदर्भ में आप लोग का यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब, इस पंक्ति को हम लोग ध्यान से हम लोग बहुत दिन तक नहीं जिए हैं, यानी कि इतना लंबा नहीं जिए हैं। टू नो यूनिवर्सली, विश्वव्यापी स्तर पर जान सके। द अचीवमेंट ऑफ द प्राइस, यानी कि किसी भी उपलब्धि की कीमत, किसी भी उपलब्धि की कीमत, व्हाट द एवर, यानी कि जहाँ इनका मंजिल पर पाने की जो कीमत होती है ना, वह एब्सोल्यूट होती है, यानी कि वह निरपेक्ष होती है, वह पूर्ण होती है। हम इतना नहीं जिए हैं कि सार्वभौमिक रूप से इस बात को समझ सके। ये कौन कह रही है? पर्ल एस बक कह रही है। ये कौन कह रही है? पर्ल एस बक कह रही है कि वी हैव नॉट लिव्ड इन लॉन्ग इनफ, हम लोगों ने इतना लंबा नहीं जिया है कि टू नो दैट द प्राइस ऑफ अचीवमेंट, कि उपलब्धि की जो कीमत होती है, वाट एवर द गोल, चाहे मंजिल जो भी हो, मंजिल पाने की जो कीमत होती है वह एब्सोल्यूट होती है, वह निरपेक्ष होती है, वह पूर्ण संपूर्ण होती है। अंतिम स्टेंजा में देखते हैं क्या कहते हैं पर्लेस बक, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ है। एक और ये कि इन माई लुक आई चूज 3 क्रिश्चियन मिशनरीज, मैंने अपने पुस्तक में 3 क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब धर्म प्रचारक, मैंने 3 ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रूव करने के लिए चुना या प्रमाणित करने के लिए चुना। मंजिल की प्राप्ति की जो कीमत होती है वह एब्सोल्यूट होती है, यानी कि यह प्रूव करने के लिए मैंने 3 क्रिश्चियन ईसाई धर्म प्रचारकों को चुना है। समझिएगा यहाँ पे, For all the people that I've ever know, the missionary is in his way the most dedicated। ये कह रही है कि जितने भी मैंने लोगों से जान पहचान है, जितने भी लोगों से मैंने जानती हूँ और पहचानती हूँ, उन लोगों में जो क्रिश्चियन जो मिशनरी है, जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं, मोस्ट डेडिकेटेड, सबसे समर्पित होते हैं, एंड द मोस्ट सिंगल हार्टेड, और ये लोग सब सरल और एक चित्त और ईमानदार व्यक्ति होते हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को चुना। ही कह रहे हैं कि ही बिलीव्स दैट, ईसाई लोगों का यह मानना है कि उनका यह भरोसा है दैट गॉड इज़ वन, यानी कि ये भगवान एक है, द फादर ऑफ मैनकाइंड, वही मानव जाति का जनक भी है, वह पूरी मानव जाति के पिता भी है। दैट ऑल मेन आर ब्रदर्स, और जितने भी लोग हैं वह सब भाई और बहन है। एट ए ईसाई धर्म प्रचारक मानते हैं, इसलिए मैंने 3 प्रचारकों को अपने बात को प्रमाणित करने के लिए चुना। एट लीस्ट द क्रिश्चियन से सो बिलीव्स एंड सो प्रीचर्स, ये कह रही है कि कम से कम ईसाई कहते हैं कि जिस चीज़ पे वो भरोसा करते हैं वह सो बिलीव्स, जिस पे वे भरोसा करते हैं, एंड सो ही प्रीचेस, उसी की चीज़ के बारे में वो उपदेश भी देते हैं, जिस पे उनको भरोसा है उसी चीज़ पे उपदेश भी देते हैं। देन तब उनसे एक सवाल पूछते हैं पर्लेस बक, देन Why has he failed to change the world in spite of his sacrifices? Sacrifices का मतलब है त्याग, बलिदान। ये कह रही है कि देन तब, why has he failed, तब यह क्यों ईसाई टू फेल्ड, यानी कि असफल रहे, तो चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदलने में, इन स्पाइट ऑफ हिज सेक्रीफाइसेस, या कि अपने त्याग के बावजूद भी, अपने बलिदान के बावजूद भी ईसाई जो लोग हैं अब दुनिया में बदल पाने में क्यों असफल रहे। अलास दे हैव नॉट बीन इनफ, क्योंकि उनके जो त्याग है, उनके जो बलिदान है, हैव नॉट इनफ, वह पर्याप्त नहीं रहे हैं। एंड ही हैज़ नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस फॉर फेथ, और वे जो आप लोग वर्ड देख रहे हैं ना, फेथ मतलब कि पूर्ण विश्वास, भरोसा, आस्था, या आप लोग दृढ़ निष्ठा, उनका जो त्याग रहा है ना वह पर्याप्त नहीं रहा है। एंड ही हैज़ नॉट विलिंग टू पे, और वे लोग इच्छुक भी नहीं है, विलिंग का मतलब इच्छुक होता है, वे इच्छुक भी नहीं रहे टू पे द फुल प्राइस ऑफ फेथ, वे लोग अपने जो धार्मिक जो विश्वास है ना उसके पूर्ण कीमत अदा, इसके लिए वे इच्छुक भी नहीं है। ही पेज ओनली पार्ट,
ईसाई जो लोग हैं ये पेज ओनली पार्ट, वे लोग अपने पूर्ण रूप मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं है, केवल एक अंश ही चुकाते हैं। अनेबल टू एक्सेप्ट, वे लोग अस्वीकार, वे लोग स्वीकार करने भी असमर्थ है। अटरली द फुल रिमेनिंग ऑफ हिज क्रीड, क्रीड का मतलब होता है यहाँ पे धार्मिक मान्यता और सिद्धांत जिसका व्यक्ति विशेष से कोई प्रभाव नहीं होता है। आई सी द, वे लोग जो है वे उनको दुनिया बदल पाने में वे लोग सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो त्याग है ना वह पर्याप्त नहीं रहा है, और जो धर्म की जो कीमत है ना उसका पूरा मूल्य चुकाया भी नहीं है, केवल अंश चुकाया है। एंड द अनेबल टू एस्केप अंटरली द फुल रिमेनिंग ऑफ हिज क्रीड, और उनका जो धार्मिक मान्यता है उसका पूर्ण अर्थ को भी उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए त्याग की बात भी वे लोग दुनिया को बदल पाने में असक्षम है। आई सी, मैंने देखती हूँ, द सेम रिफ्यूजल हर इन माई ओन कंट्री, मैं ऐसे मैं इनकार कर देता हूँ अपने ही देशों में देखती हूँ। मेरे भी देश में धर्म को मानने वाले लोग हैं लेकिन धर्म के पूर्ण कीमत चुकाने वाले लोग नहीं हैं, अर्थात धर्म को पूर्ण अर्थ में समझने वाले नहीं है। मैं अपने देश में भी देखती हूँ, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, एंड नॉट ओनली अमंग द क्रिश्चियन, और केवल ये मामला क्रिश्चियन का ही नहीं है, यानी ये जो रिफ्यूज़ल जो है यानी कि जो मूल्य चुकाने की बात है ना केवल क्रिश्चियन की ही बात नहीं है, यह दुनिया के कोने कोने में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगा। बट द पीपल ऑफ इंडिया नो व्हाट इट इज़ टू बी विलिंग टू पे द लास्ट फुल मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इंडियलिज्म, लेकिन भारत के लोगों को यह पता है कि बट द पीपल ऑफ इंडिया नो, भारत के लोगों को यह पता है व्हाट इट इज़ टू बी विलिंग द पे द लास्ट मेजर फुल मेजर ऑफ कॉस्ट, भारत के लोगों को धर्म की क्या कीमत है, धर्म का क्या महत्व है, उसकी कीमत कैसे अदा की जाती है, यह भारत को बखूबी भली भांति इन लोगों को पता है, हम लोगों को पता है। ये आदर्शवाद क्या होता है, आइडियलिज्म, यह भारत के लोगों को पता। भारत के लोगों ने अपने आदर्शवाद की कीमत भी चुकाई है, जबकि पश्चिम के लोग हैं वे इस आदर्शवाद की कीमत नहीं आंशिक रूप से चुकाई है, इसीलिए अपने क्रीड को, अपने भेद को समझ नहीं पाए हैं। भारतीयों को अपने फेथ और अपने क्रीड की पूरी जानकारी है, इसीलिए भारत के जो लोग हैं ना बहुत इनको ये जो फेथ जो है ना, ये जो क्रीड धार्मिक मान्यता है ना उसकी कीमत क्या है, वो उसकी कीमत कैसे अदा की जाती है भारतीयों को बखूबी से अच्छे से पता है। यही कारण है कि दे अंडरस्टैंड एंड टू देम माई बुक इज़ नॉट अ पजलमेंट, भारत के पाठक मेरे पुस्तक को समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड टू देम नॉट अ पजलमेंट, और पजलमेंट का मतलब होता है पहेली, और इसीलिए भारत के लोगों के लिए जो मेरे पुस्तक है कोई पहेली नहीं है, जबकि अमेरिका के लोगों के लिए मेरी पुस्तक पहेली है, पजलमेंट है। वे लोग मेरे पुस्तक को वे लोग समझ नहीं पाए, वे लोग मेरे धर्म के बारे को नहीं समझते, लेकिन भारत के लोग मेरे पुस्तक को समझते हैं क्योंकि धर्म के बारे में लोग समझते हैं। तो दोस्तों, तो पाठ्यस्ट आपका इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स है ये आपका समाप्त हुआ। आप लोग गौर से सुनेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।